महासागरीय गर्त के बाद जो अपना अगला टॉपिक आएगा वो आएगा कटक। जैसे मैंने इसमें आपको आकृतियां बताई हैं, इसमें मग्न तट हो गया, मग्न ढाल हो गया, महासागरीय मैदान, मैदान के अंतर्गत मैंने गोयार्ड बताया था, पहाड़ियां बताई थी, कटक बताया था, द्वीप बताए थे। द्वीप जो है कि समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी फटता है तो फटने के बाद लावा उसमें पानी के अंदर ही जाके गिरता है, गिरने के बाद वो धीरे धीरे जम के उसका क्या होता है, ऊपर कुछ प्लेट टेक्टोनिक प्रोसीजर होता है, तो उसके कारण द्वीपों का निर्माण होता है जो कि हमें समुद्र की सतह से ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरीके के द्वीप भी बनते हैं। जैसे प्रवाल मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो उसमें प्रवाल जो कोरल पॉलिप था वो एक प्रकार के द्वीप, जैसे लक्षद्वीप का मैंने आपको उदाहरण दिया था। इसमें हमारा अगला टॉपिक जो आ जाएगा वो है हमारा गोयार्ड। गोयार्ड जो होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे जो आपको शेप बनाई हुई है, ये गोयार्ड है, गोयार्ड। तो ये क्या होते हैं, एक तरीके के पर्वत ही हैं जो समुद्र के अंदर बनते हैं, लेकिन इनमें इनका शीर्ष क्या होता है, इनका शीर्ष देखिए लहरों के माध्यम से, कटाव के माध्यम से इनका शीर्ष क्या हो जाता है, सपाट हो जाता है। तो एक प्रकार का पर्वत ही है, पर्वत ही है, ऐसा नहीं कि कोई अलग आकृति है, पर्वत ही है, लेकिन उसका जो ऊपरी भाग है वो क्या हो जाता है, सपाट हो जाता है, जिसको सागरीय भाषा में या अन्य भाषा में जिसको गोयार्ड के नाम से जाना जाता है। तो गोयार्ड के लिए कोई अलग से आपको डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, बस ये जलमग्न पर्वत होते हैं, शिखर हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा गोयार्ड कहाँ मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा गोयार्ड मिलते हैं प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक मिलते हैं। इसका मतलब पठार के भी जो बीच की सतह होती है वो क्या होती है, समतल होती है। उसी तरह समुद्र के अंदर जो ऐसी आकृति को देखने को मिलती है वो क्या कहलाती है, हमारी गोयार्ड कहलाती है। इसकी उत्पत्ति अगर विशेष रूप से कहें, गोयार्ड की उत्पत्ति किससे हुई है, विशेष रूप से ज्वालामुखी क्रिया से। कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, मैं आपको पेपर भी अभी सेंड करूंगी, ज्वालामुखी क्रिया से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गोयार्ड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो विस्फोट होता है, उससे निकलने वाले लावा जो होते हैं, उसके जमाव से जैसे अपने कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं, उसमें एक गोयार्ड आकृति भी होती है। तो अगर गोयार्ड का निर्माण विशेष रूप से पूछा जाए तो ज्वालामुखी क्रिया से गोयार्ड का निर्माण होता है। अगर बात करें कि प्रशांत महासागर की तली में, जैसे मैंने आपको कहा था विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, हमारा माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये धरातल पे है। उसी तरीके से धरातल के नीचे मतलब धरातल के नीचे से मतलब सागर के अंदर भी बहुत बड़ा पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। ये जीके का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। वो है मोनाकी पर्वत, मोनाकी पर्वत जो कि कहाँ है, सागर में। अब देखिए इसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर है। और अगर मोनाकी की बात करें तो मोनाकी की हाइट है 10,721 मीटर। अब आपको अंतर नजर आ गया होगा, ये तो 9,500, 8,848 है, 10,000 से भी ऊपर, मतलब 11,000 के नज़दीक आ गया। तो ये ज़्यादा ऊंचा है या ये ज़्यादा ऊंचा है? ऊंचा ये है क्योंकि धरातल के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये धरातल के नीचे समुद्र की नितल में है, इस वजह से हमें नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन वास्तविकता में अगर बात की जाए, ये सबसे ऊंचा पर्वत है मोनाकी पर्वत। आपको नहीं याद होता, बहुत इजी है, मोनाको एक बिस्किट आता है, उससे याद कर लीजिए, इजीली याद हो जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। अगर सागर के अकॉर्डिंग दोनों के कंपैरिजन में पूछा जाए तो मोनाकी, लेकिन धरातल के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो हमारा कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। देखिए सागर तल का निर्धारण हर जगह अलग अलग होता है। भारत में जब स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो हमारे यहाँ सागर तल का निर्धारण अलग जगह होता था। स्वतंत्रता के बाद चेन्नई तट से होने लग गया। ये जो भी हम महासागरीय तली के उच्चावच की बात करें, उच्चावचों का जो निर्धारण किया जाता है वो हिप्सोमितीय विधि से किया जाता है। हिप्सोमितीय विधि के माध्यम से ऊंचाई और नीचाई के जो आंकड़े समुद्र तल में बनाए जाते हैं, तो वो विधि है हिप्सोमितीय विधि के माध्यम से इनका आकलन किया जाता है। तो गोयार्ड हो गया, गोयार्ड में मोनाकी पर्वत आपका हो गया। अगला बात करते हैं हमारे कटक। कटक, कटक एक्चुअल में समुद्र में स्थित पर्वतों की श्रृंखला को ही कहते हैं। समुद्र में स्थित
पर्वतों की श्रृंखला क्या कहलाती है? कटक कहलाती है। कटक कुछ अलग से नहीं है भाई, बहुत सारे पर्वत जैसे कंटिन्यूटी में मैंने ये बनाए हुए हैं, तो ये सब क्या है? ये कटक ही है, कंटिन्यूटी में बनते जा रहे हैं, इनको क्या कहेंगे हम? कटक कहेंगे। तो कटक के लिए जैसे पर्वतीय संरचना कार्य करती है, ऐसे ही कटक होती है। होते कहाँ पे? समुद्र में स्थित। समुद्र में कहाँ पे स्थित? समुद्र के नितल। अब नितल तल तो हो गया, ये नी मतलब नीचे की ओर, इसका मतलब ये जो तल है समुद्र का, ये जो तल है इस पे जो स्थित होंगे उसको क्या कहेंगे हम? कटक कहेंगे। तो नितल में होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी उत्पत्ति की अगर बात करें, कटक की उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति जो होती है वो होती है भ्रंश रेखा के सहारे इनकी उत्पत्ति होती है। एक आपको ध्यान रखना है। अब भ्रंश रेखा के सहारे मान लीजिए एक खंड ए है और एक खंड बी है, दो खंड है, ठीक है। अब सागर तली का क्या हो रहा है? प्रसरण, फैल रही है। सागर तली फैलेगी तो बीच का, मान लीजिए ये इधर जा रही है, फैल रही है, तो बीच का जो भी पदार्थ होगा वो ऊपर की तरफ, उसको जब जगह मिल जाएगी नीचे के पदार्थ को ऊपर आने के लिए, तो वो कहाँ आएगी? ऊपर की ओर आएगी, आरोही बढ़ेगी, ऊपर की तरफ आरोही क्रम में जाएगी। आरोही क्रम में ये ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर आएगी। तो इस जगह जो मिड पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा? उठाव होगा। उठाव होगा तो किसका निर्माण होगा? कटकों का ही तो निर्माण होगा भाई। नीचे से चीज को धक्का देगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भ्रंश मतलब बीच की रेखा पे जो परिवर्तन होकर यहाँ पे उठाव आएगा, उससे किसका निर्माण होता है? कटक का निर्माण होता है। तो इसमें जो भ्रंश काम करता है, भ्रंश काम कर रहा है, वो करेगा तनाव भ्रंश। भाई दोनों के बीच यहाँ तनाव प्रसरण कब होगा? जब एक हिस्सा इधर जाए, तभी तो बीच में तनाव। आप में दो दोस्तों में लड़ाई हो जाए, एक इधर जाए एक इधर जाए, तो गैप दिखता है। ऐसे एक इधर जा रहा है तो बीच का हिस्सा खाली होने से जो नीचे की चीजें हैं वो कहाँ आएंगी? ऊपर आएंगी। तो इसमें जो भ्रंश प्रक्रिया काम करेगी वो तनाव भ्रंश प्रक्रिया काम करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कौन सा कटक बनेगा? अगर बात करें अपसरण, अपसरण कटक का निर्माण होगा। भाई तनाव की प्रक्रिया काम करेगी तो अपसरण ही होगा। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से किसका निर्माण होता है? कटकों का। ये आपको विषय, कटक क्या है? पर्वत श्रृंखला है जो कि नितल में पाई जाती है। किसके सहारे उत्पत्ति होती है? ये भ्रंश रेखा है, इसके सहारे इसकी कटकों की उत्पत्ति होती है। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर मैं कटकों की बात करूं तो विशेष रूप से जो कटक की एकदम अच्छी तरह आकृति या शेप नजर आती है वो अंध महासागर में आती है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका। इसके बाद यहाँ आ जाता है हमारा, थोड़ा सा मैं गैप दे के बनाती हूँ क्योंकि मुझे कटक बनाना है। ये हमारा हो गया अफ्रीका वाला पार्ट, ये इंडिया। ये हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं उधर का नहीं बना रही हूँ। इधर से लेके चले हम काला सागर, एजियोव सागर, यहाँ से फिर ले लेते हैं इसको, ये हमारा बाल्टिक सागर वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यूरोप और ये हो गया हमारा अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ हो गया हमारा मेडागास्कर, ये वाला हिस्सा मेडागास्कर, ठीक है। यहाँ अपना ग्रीनलैंड वाला हिस्सा आ जाता है, ग्रीनलैंड, ठीक है। ये यूरोप आ गया, ये बाल्टिक सागर आ गया, ये भूमध्य सागर वाला हिस्सा आ गया, भूमध्य सागर, ठीक है। यहाँ से बात करें तो ये जो शेप बन के आएगी, देखिए एस अक्षर में, ये हमारी क्या बनेगी? ये पूरी जो शेप आ रही है एस अक्षर की, इसे कहते हैं हम अंध महासागर, ठीक है। अटलांटिक ओशियंस के नाम से जो जाना जाता है, ये हमारा हो गया अंध महासागर। इस महासागर में विशेष रूप से कुछ कटक पाए जाते हैं। अगर इसमें से मैं आपकी 0 डिग्री रेखा निकालूं, देखो ये भारत है, भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और अंडमान निकोबार वाला इंदिरा पॉइंट ले लें तो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होते हैं। तो इसके नीचे नीचे से ही तो हमें 0 डिग्री रेखा निकालनी है। ये आ गई हमारी 0 डिग्री भूमध्य
रेखा, या इसको हम कहेंगे विषुवत रेखा, या इंग्लिश में बात करें तो इक्वेटर लाइन। इस लाइन के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और इस लाइन के नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में देखिए स्थल ज़्यादा है, पानी कम है। दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज़्यादा है और स्थल कम है। तो इसके कारण इनमें विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कटक की, कि किस तरीके से इस क्षेत्र में कौन कौन से कटक पाए जाते हैं, उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसमें हम सीधे सीधे यहाँ से ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ कटक बनाने। भ्रंश रेखा के सहारे बनेंगे तो इस तरीके से यहाँ से ये कटक का निर्माण होता है। एक कटक तो यहाँ हो जाएगा, एक कटक यहाँ होगा, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैप आपको याद होना चाहिए कहाँ पे कौन सा कटक है, इसीलिए मैं ये शेप भी आपको पूरी मेंटेन करके बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले तो दो याद कर लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ जो बनेगा ये बनेगा आपका डॉल्फिन कटक, और दक्षिणी गोलार्ध में बनेगा इस जगह चैलेंजर। कई बार कई पेपर्स में पूछा गया है, तो सबसे पहले मैंने यही बताया, उत्तरी गोलार्ध का डॉल्फिन कटक अंध महासागर का, और दक्षिणी गोलार्ध का चैलेंजर कटक, ये दो आपको याद होने चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखिए अलग से मैंने टुकड़ा लटकाया है, ये जो टुकड़ा है ये है, यहाँ लिख देती हूँ न्यू फाउंडलैंड, इसको कहते हैं न्यू फाउंडलैंड को कोहरे का देश। एक्चुअली क्या होता है, ये ठंडा है, यहाँ से लेब्राडोर की ठंडी धारा आती है और यहाँ से गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा आती है। दोनों ठंडे और गर्म पानी को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, भाप भाप बन जाती है। न्यू फाउंडलैंड उसके बीच में फंस जाता है, तो इस वजह से यहाँ 24 घंटे क्या रहता है, कोहरा रहता है, लाइट जला के काम करना पड़ता है। तो इस वजह से कोहरे की कंडीशन, ये एक धाराओं वाले टॉपिक में मैं बताऊंगी। यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ न्यू फाउंडलैंड के पास बनेगा न्यू फाउंडलैंड कटक, ठीक है। और इधर आ जाएंगे हम इस तरफ, एक तो चले गए हम कहाँ पे, हडसन की खाड़ी, यहाँ पे क्या पड़ जाती है हमारी, हडसन की खाड़ी, ठीक है। ये अपना आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका का, ये अलास्का, ये कनाडा, ये यूएसए, ये मैक्सिको, ये पनामा सिटी, इसके पार्ट्स हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी न्यू फाउंडलैंड की। तो यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के पास जो हमारा कटक बनेगा वो न्यू फाउंडलैंड उभार, या तो कटक कह लो या न्यू फाउंडलैंड उभार के नाम से जाना जाता है। पहला बन गया न्यू फाउंडलैंड उभार, इंडिकेटर मैंने इधर बना दिया है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे क्या है, न्यू फाउंडलैंड का उभार। दूसरा हमारा जो इधर आ जाता है यूरोप की तरफ, उत्तरी सागर, यहाँ पे अपना पड़ता है उत्तरी सागर क्षेत्र। तो उत्तरी सागर क्षेत्र की ओर यहाँ जो बनता है ये हमारा बनता है टेलीग्राफ का पठार, उभार कह लो, पठार कह लो, उसका निर्माण हो जाता है टेलीग्राफ पठार का। ये भी कई बार पूछा गया है ऊपर की तरफ, और वही हिस्सा नीचे की तरफ ऐसे टर्न होके आ जाता है, ये विविल टर्म्स उभार या पठार, ठीक है। सेकंड बन जाएगा इसमें विविल टॉमसन, कटक भी कह रहे, विविल टॉमसन कर लीजिए, और इसका उभार की जगह मैं लिख देती हूँ कटक, या थोड़ा पठार और कटक में अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो जा रहा है तो वो आपको क्या धरना है, टेलीग्राफ पठार है। नीचे की तरफ ये इधर की तरफ आ रहा है आपका कौन सा, बेरिंग सागर, इधर की तरफ सॉरी आपकी बाल्टिक सागर की तरफ, यहाँ आपका जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा कौन सा, विविल टॉमसन कटक के नाम से। अगले अगर हम बात करें चैलेंजर, दक्षिण की तरफ भी मैंने एक अलग से एक शेप निकाली है। अफ्रीका की तरफ जाने की बात करें तो वहाँ वॉल्विस कटक, इसका नाम है वॉल्विस कटक। इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। अगर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। न्यू फाउंडलैंड का उभार, न्यू फाउंडलैंड के पास टेलीग्राफ के नीचे विविल टॉमसन, डॉल्फिन, चैलेंजर, और इधर आपका वॉल्विस कटक जो कि दक्षिण में पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में आपका पड़ता है, ठीक है। तो इन कटक के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। अगर मध्य अटलांटिक कटक, ये पूरा जो कटक कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एस अक्षर आता है, इस पूरे को हम कहते हैं, यहाँ लिख दे रही हूँ, मध्य
अटलांटिक कटक, बिल्कुल सागर के बिल्कुल बीच में। सागर तो पूरी तरफ है, अमेरिका की तरफ भी है, यूरोप की तरफ है, अफ्रीका की तरफ भी है, दक्षिणी अमेरिका की तरफ है पूरा, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच में, मध्य में, किसके? अटलांटिक के। कटक मतलब पहाड़ी कंटिन्यू जो समुद्र के अंदर डूबी कटक है, तो इसलिए इसके पूरे का नाम एस अक्षर में है, उसका नाम है हमारा मध्य अटलांटिक कटक। इसकी पूरी लंबाई की मैं बात करूं 14,400 किलोमीटर इसकी कुल क्या है? लंबाई है। लंबाई भी पता होनी चाहिए, कुल लंबाई कितनी है? 14,400 इसकी कुल लंबाई है। किलोमीटर में आपको ध्यान रखनी है। कहाँ तक है? यहाँ अगर पर्टिकुलर अगर आपने मैप देखा हो, यहाँ छोटा सा एक टुकड़ा लटका रहता है इस जगह, जिसको ग्रीनलैंड के पास में एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिखेगा, उसका नाम होता है आइसलैंड। कई बार मैप में भरने को आपके ही पेपर में आया है, 7.5 नंबर का मैप आता है उसमें, यहाँ आइसलैंड से लेके दक्षिण में आ जाइए यहाँ तक, ठीक है। उत्तर से शुरू है, दक्षिण तक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बावेट द्वीप तक, कौन सा द्वीप है? बावेट द्वीप तक, क्या? मध्य अटलांटिक कटक एस अक्षर में। देखिए पूरा मैंने एस अक्षर में बनाया है, तो ये एस अक्षर में आपको देखने को मिलेगा। उत्पत्ति मैंने कहाँ बताई? भ्रंश रेखा। देखिए अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, दोनों की प्लेट, मैंने आपको कहा था रचनात्मक प्लेट या भ्रंश अपसरण की जब प्रक्रिया होगी तो तनाव के बीच का हिस्सा खुलेगा तो नीचे का पार्ट ऊपर आएगा, तो वहां पे जब दोनों आएंगे तो उसके उभार जो आएगा वो क्या बनेगा? बिल्कुल मिड में बनेगा। तो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से ए और बी का दोनों का संकर बताया था, जिसके माध्यम से इस प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। अगर बात करें तो ये कहाँ कहाँ पड़ रहा है? अगर देखिए उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में, यूरोप का पश्चिमी हिस्सा, अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा और दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी हिस्से के जो मिड का पार्ट है वो क्या कहलाता है? हमारा पूरा का पूरा क्या कहलाता है? मध्य अटलांटिक कटक। इसमें क्या हुई थी? प्लेटें कौन कौन सी हुई थी? तो आपको खुद ही उत्तरी अमेरिका यूरोप की हुई होगी, दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका की प्लेटों का जो हुआ होगा अपसरण, तो यूरेशियन प्लेटों के अपसरण के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो ये प्लेटों का जो अपसरण हुआ है, तो अगर पूछा जाए इस मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण किसके कारण हुआ है? प्लेटों के अपसरण के कारण, प्लेटों के अपसरण के कारण, ठीक है। ये कारण बता दिया कि मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण किस वजह से हुआ है। देखिए डायग्राम बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें भूमध्य रेखा के नजदीक कौन कौन से हैं? डॉल्फिन, कटक और चैलेंजर। डॉल्फिन उत्तर में आएगा और चैलेंजर आपका दक्षिण में आएगा। सारे कटक आपको याद रखने हैं। अब इसमें जो बात विशेष रूप से दक्षिण की ओर, जो हम दक्षिण की बात कर रहे हैं, 40 डिग्री अक्षांश के पास, अफ्रीका के पास ये जो पड़ता है, अफ्रीका 40 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र पड़ जाता है और ये अफ्रीका वाला क्षेत्र आ जाता है। इसको मैं थोड़ा चौड़ा करके बता देती हूँ। ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, जो कई बार ये पूछा गया है कि पेपर में कि किस में कितने अक्षांश के पास पड़ता है वॉल्विस कटक, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास ये कटक बनता है। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दक्षिण का सबसे ज़्यादा दक्षिण का कटक तो यही है, ठीक है, वॉल्विस, जो कि अफ्रीका के ज़्यादा समीप पड़ता है। तो इसमें जो विशेष रूप से आपको जो अपसरण प्रक्रिया बता रही है वो होगी रचनात्मक प्लेट। अगर देखिए प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया में 3 प्रकार की प्लेट काम करती हैं, रचनात्मक प्लेट, संरक्षी प्लेट और विनाशात्मक प्लेट। लेकिन जब मैं कटक के निर्माण की बात करूंगी तो उसमें जो प्लेट काम करेगी वो करेगी रचनात्मक। रचना का मतलब किसी न किसी चीज का निर्माण तीनों में होता है, तीनों प्लेट और प्लेट के किनारे। जैसे ये प्लेट है, प्लेट का मतलब होता है दृढ़, ठोस, पिंड। ये मान लीजिए दृढ़ है, लेकिन इसके बीच का पार्ट प्लेट के लिए इंपॉर्टेंट है ये किनारे, ठीक है। मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट है, ये अमेरिकन प्लेट और ये यूरोपियन प्लेट, दोनों टकराएंगी तो विनाश करेंगी आपस में। एक हमेशा हल्की होती है, एक हमेशा भारी। अब हल्की भारी का कैसे हम आंकलन लगाएं? घनत्व के आधार पे। किसी एक का घनत्व ज़्यादा होगा, किसी एक का घनत्व कम होगा। जो भारी प्लेट होगी वो हमेशा नीचे जाएगी क्योंकि वो तोड़ेगी, और हल्की प्लेट हमेशा ऊपर आएगी। तो इसी कारण जो हिस्सा ऊपर जाता है पर्वत बन जाते हैं, जो नीचे जाता है वह गड्ढे, गर्त या मैदानी संरचना का निर्माण होता है। तनाव ये तो हो गई सामने, ये संपीडनात्मक, जब 2 बल आमने सामने काम करें ये हो गया संपीडन। लेकिन 2 बल विपरीत दिशा में पास ना के क्या जाएं, दूर जाएं, इसे कहते हैं तनाव मूलक प्रक्रिया। तो बीच का हिस्सा खुलेगा, तो बीच का हिस्सा खुलने से नीचे की जो पदार्थ हैं वो आएंगे
ऊपर आएंगे, रचना का निर्माण कर। रचनात्मक में क्या होगा, एक प्लेट ऐसे, एक प्लेट और अगल बगल में खिसकेंगी, खिसकने के कारण किनारे रगड़ खाएंगे और नीचे से जो पदार्थ आ रहा है वो क्या होगा, उठाव लेगा, तो कटक का निर्माण होगा। तो इसमें जो प्रक्रिया काम करेगी वो कौन सी प्रक्रिया प्लेट की काम करेगी, रचनात्मक प्लेट में अपसरण की प्रक्रिया। तो ये कटक आपको ध्यान रखने हैं। अगर बात करें विश्व में, ऐसा नहीं है कि मध्य इसमें अंध महासागर में ही कटक पाए जाते हैं, हिंद और आपके प्रशांत महासागर में भी पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा की बात करें कि कौन किसमें क्या पाए जाते हैं, तो ये तो हो गए हमारे अंध महासागर के कटक। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर की। आपको अंध महासागर के मैंने कटक बता दिए थे। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके प्रशांत महासागर के कटक हैं, हवाई द्वीप सुना है ना, वो हवाई कटक है, हवाई द्वीप है, हवाई कटक के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका गल्पाकोस कटक, ये भी कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कोकोस कटक, ये भी प्रशांत महासागर, ये जो लिख रही हूँ नाम ये प्रशांत महासागर के हैं। इसके अलावा नज़का है, कैरोलिन है, नाज़का, कैरोलिन आदि, ये कहाँ के हैं, हमारे प्रशांत महासागर के। हिंद महासागर की बात करें, हिंद महासागर में कौन कौन से कटक हैं, देखिए सबसे बड़े जो कटक हैं वो अपने अंध महासागर में ही देखने को मिलते हैं। इसमें अपनी बात करें तो करगुलसेनबर्ग है, करगुलसेनबर्ग हिंद महासागर का जो कटक है इसकी बात करेंगे। एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम, इसको ज़्यादातर लोग अमेरिका में कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना ये हिंद महासागर में है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा है आपका सोकोत्रा कटक, आसपास के हिंद महासागर भारत के जो नज़दीक पड़ेंगे। चैगोस कटक, ये पूछे गए हैं, चैगोस कटक, ये हिंद महासागर में पड़ने वाले कटक। इसके अलावा आपका मेडागास्कर है, अफ्रीका के पास मैंने मेडागास्कर बनाया था ना, मेडागास्कर कटक आदि। तो ये मुख्य कटक हैं जो कि ये प्रशांत महासागर के, ये हिंद महासागर के। अब आप इस चैप्टर को आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको 4 संरचना उच्चावच के आधार पे जो महासागर ये मग्न ढाल का, आपके महासागर ये चबूतरे, मग्न सबसे पहले आएगा मग्न तट, मग्न ढाल, महासागरीय मैदान, गर्त, फिर उसके अलावा गुयाट मैंने आपको बता दिया, द्वीप बता दिया आपको, इसके कटक बता दिए, कटक की कहाँ कहाँ है, ये आपको एक कॉमन बताइए। अब आप जब पेपर में आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें प्रशांत महासागर का अलग से दिया हुआ है, हिंद महासागर का अलग से दिया हुआ है और अंध महासागर का, लेकिन चीज़ें वही हैं। अगर आपको मग्न तट का मतलब पता है तो सिर्फ उसमें नाम दिए हुए हैं। मग्न ढाल को पता है, मग्न ढाल किसे कहते हैं कि जिसका ढाल 5 डिग्री तक औसत रहे, गहराई 200 से 2000 मीटर रहे, वो तो चीज़ें वही हैं, सिर्फ उनकी संख्या बताए कि कौन सा कटक कहाँ पाया जाता है इस चैप्टर में। तो आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है।